शुरू हो गए कि सर? पूछो। सर, तीसरी आघाड़ी का जो चल रहा है, क्या सच है? देखिए, मैं मीडिया के जरिए ही मुझे ये बात पता चली है कि कोई ऐसी तीसरी आघाड़ी बनाई जा रही है अजीत पवार साहब द्वारा, और उसमें वो एमआईएम को भी शामिल करना चाह रहे हैं। तो अभी तक ना तो मेरे पास कोई संकेत आया है, ना कोई संदेश आया है, ना किसी से कोई बात हुई है। और मैं महाराष्ट्र का एमआईएम का अध्यक्ष होने के हैसियत से जो भी फैसला होना है, अगर किसी अलायंस के साथ जाना है तो वो असद साहब और मैं मिलके ही उसको फाइनल करेंगे। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ आया नहीं है। अगर आता है, कोई अच्छा प्रस्ताव आता है जिसके अंदर मुसलमानों को अच्छी नुमाइंदगी मिल सकती है, तो हम उसके बारे में पॉजिटिव तरीके से सोचेंगे। क्योंकि आज हमको एक बात समझ में आ गई है, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर एक भी किसी भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। उसके बावजूद भी आज देश के अंदर हो या महाराष्ट्र के अंदर हो, मुसलमानों ने 2-2 घंटे तपती हुई धूप में खड़े रहकर वोट किसको दिया? तो सभी सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज को दिया। चाहे वो उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना हो, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी हो, या कांग्रेस पार्टी को हो। और नतीजे में उन्हें तोहफा क्या मिला? तो विधान परिषद का जब मौका आया तो विधान परिषद के अंदर एक भी मुसलमान को वहां पर विधान परिषद के अंदर भेजा नहीं गया। 30 साल के बाद एक ऐसी सिचुएशन तैयार हो गई है कि मुस्लिम मुक्त विधान परिषद महाराष्ट्र के अंदर आज हमें देखने को मिल रही है। और इसकी कोई जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर जाती है तो वो राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा उन तमाम लोगों के ऊपर जाती है, उन तमाम मौलानाओं के ऊपर जाती है जिन्होंने रोड के ऊपर खड़े रहकर ये कहा था कि नहीं, हमको इन्हें वोट देना है करके। तो आपने कभी ये सौदा नहीं किया है कि हम अगर आपको वोट देंगे तो आपने कम से कम हमारे 2 विधान परिषद के अंदर भेजना चाहिए, 1 लोकसभा के अंदर कम से कम जाना चाहिए। जो इकलौता एक था उसे भी हरा दिए, यही लोगों ने मिलकर हराए हैं। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेकिन अब नया विधान सभा का वो आ रहा है इलेक्शन, अलायंस हो या ना हो, हम तो पूरे डट के अब मैदान में उतरने वाले हैं। देखिए साहब, अब राजनीति के अंदर ऐसा हो गया है कि रात में किसके साथ रहते हैं, रात में सोते किसके साथ है, सुबह उठने के बाद है तो किसके साथ चले जाते हैं, ये पूरे महाराष्ट्र देख रहा है। छगन भुजबल साहब किससे मिलना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ये उनका जाती इख्तियार है करके, इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ करके। लेकिन अब राजनीति बहुत घटिया लेवल के ऊपर आ चुकी है महाराष्ट्र के अंदर। सब अपना अपना जाती मफाद, जाती फायदा देखने के लिए कर रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा खामियाजा अगर किसी को भुगतना पड़ रहा है तो वो मुसलमानों को भुगतना पड़ रहा है। आप देखेंगे कि कल विशालगढ़ के अंदर जो हुआ है कोल्हापुर में, मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया। औरतों के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बिलक बिलक कर रो रहे हैं। उनके गाड़ियों को नुकसान पहुंचा गया, उनको तोड़फोड़ की गई है। कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। वही संभाजी महाराज जो शाहू महाराज के वंशज बताते हैं, उनके घराने से ताल्लुक रखने वाले, जिस शाहू महाराज को जिताने के लिए कोल्हापुर के मुसलमान सड़कों के ऊपर निकल आए, मौलाना लोग वहां पर है तो लोगों के बीच जा जा कर नहीं, हमको है तो इनको जिताना है करके पूरे घर में दुपक कर बैठ गए हैं इसमें। हसन मुशर्रफ साहब गोदड़ी ओढ़कर कहाँ गायब हो गए हैं पता नहीं चल रहा है। बंटी पाटिल वहां का नेता है, कैसे भीख मांग रहे थे मुसलमानों से कि हमको वोट दो करके, और मुसलमानों ने दिए। और उसका नतीजा ये मिलता है कि पुलिस की मौजूदगी के अंदर डंडे, हथियार लेकर, तलवारें लेकर मुसलमानों के घरों के ऊपर हमले कर रहे हैं। तब कहां छुप गए हैं वो लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे? अगर शाहू महाराज अगर दिल्ली तक पहुंचे हैं तो उसमें मुसलमानों का योगदान है या नहीं है, ये उन्होंने पूछना चाहिए, बोलना चाहिए हमारे को। या बोल दीजिएगा खुले तौर के ऊपर, नहीं मुसलमानों ने नहीं दिया है करके हमको। तो आज जो हालात बन के आ रहे हैं, कोई हमारे साथ आए ना आए, हम तो अपनी अब ताकत दिखा के रहेंगे। भाई, अतिक्रमण के बारे में हम कहीं पर भी ये नहीं कह रहे हैं कि हम किसी बात का हम ऐसा समर्थन करते हैं करके। उसमें अगर अतिक्रमण हुआ तो क्या आप तलवार लेके निकलेंगे? क्या इस मुल्क के अंदर, राज्य के अंदर कोई जंगल राज चल रहा है कि तुम तलवारा लेकर है तो मुसलमानों के घरों में घुस जाएंगे? 4 किलोमीटर दूर एक गांव जहां पर कोई अतिक्रमण का मामला नहीं, सिर्फ मुसलमानों के घरों के ऊपर हरा झंडा देखिए, और वहां पे घरों में घुसकर है तो गाड़ियों को जलाया गया, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की गई।
क्या क्या ये इस तरह का राज चलने वाला है? तो हमको भी बता दीजिएगा कि साहब अब जिसके हाथ में लाठी रहेगी भैंस उसकी रहेगी करके। हा? तो हम भी कोई कमजोर नहीं है, हम भी लाठी उठाने के लिए तैयार है अगर आप हमको मजबूर करना चाहते हैं तो। अगर पुलिस की मौजूदगी के अंदर यह गुंडा राज चल रहा है, तो आप हमसे क्या उम्मीद करते बैठे हुए हैं कि हमने हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना और देखते रहना चाहिए? हाँ हाँ, हमारी बहन के ऊपर हमारे घर में है तो उनके घर में घुसकर है तो हमला किया है। हा? बाकी हिजड़ों की तरह नहीं है हम। हा? हम भी है तो सरकार को, हुकूमत को, पुलिस को यह साफ तरीके से बताना चाह रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि हथियार हमने भी उठाना चाहिए करके, तो हमारे में भी उतनी ताकत है, हम उठा सकते हैं करके। देखिए, मैं असद साहब का एक शागिर्द हूं मैं। यही असद साहब की बदौलत मुझे इस शहर का प्रतिनिधित्व करने का आमदार की हैसियत से मौका मिला। फिर मैं खासदार बना उन्हीं की वजह से। आज अगर उन्होंने मुझे कोई हुक्म देते हैं कि तुम्हें इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, तुम्हें लड़ाना चाहिए करके, तो मैं वो काम करूंगा। अगर उन्हें मुझसे कहते हैं कि जाओ तुम ये कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जाके लड़ो, मैं वो काम करूंगा उसके अंदर। क्योंकि मेरे एक जिन्होंने मुझे यहां तक इस मुकाम तक पहुंचाया, मैं उनकी इज्जत करता हूं, उनके हुक्म का पालन करेंगे। आपल्या झालेल्या बैठकीमध्ये किती ठिकाणी आपण लढणार आहात ते ठरलेलं आहे? ये कुछ नहीं ठहरा है, हमने पूरे जिलों की मीटिंग लिए थे और ख्वाहिश तो बहुत सारे लोग रखते हैं उसमें। हमको ये भी समझ में आया कि कहीं सारे जिले के अंदर है तो बॉडीज जो है वो अचानक एकदम एक्टिव हो गई है, वो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं करके। तो अचानक जो एक्टिव हो गए हैं उनको बोलेंगे कि अभी आपको और 5 साल मेहनत करना पड़ेगा। जो 5 साल से मेहनत कर रहे हैं उनको हम बिल्कुल कंसिडर करेंगे उसमें। वहां पे अच्छे कैंडिडेट्स अगर आएंगे और कोई भी जाति धर्म मजहब का हो, अच्छा कैंडिडेट अगर रहेगा तो हम बिल्कुल उतारेंगे मजलिस की तरफ से। देखिए, मेरी तो ये है कि मैं खुद जाना वहां पर चाहता हूं, लेकिन अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि जिन पार्टियों को इख्तिदार में लाने के लिए जिन मुसलमानों ने रास्ते के ऊपर खड़े रहे थे कि नहीं हमको उद्धव ठाकरे को जिताना है, तो उद्धव ठाकरे के मुंह से क्या निकलता है इन मुसलमानों के लिए? शरद पवार साहब के मुंह से क्या निकलता है? कांग्रेस के मुंह से क्या निकलता है? उनके नेता वहां पर जाते हैं या नहीं जाते हैं करके। और सबसे बड़ा, वो मौलाना लोग जो इनकी पैरवी कर रहे थे, वो मौलाना सड़क के ऊपर आएंगे या नहीं आएंगे? चुनाव के वक्त में सियासत हम करना चाहिए, साल भर हमने इन लोगों के लिए खड़े रहना चाहिए, लड़ना चाहिए, और आप इलेक्शन के वक्त में आएंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं इनको वोट दे दो करके। अब ये पूरे मौलानाओं की जिम्मेदारी है कोल्हापुर के कि जाना और उस शाहू महाराज से सवाल करना कि तुम्हारे को लोग दिल्ली तक हमने पहुंचाया है और बदले में हमारे को हमारे घरों में घुसकर तो मार रहे हैं। देखिए, पुलिस ने वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कार्यकर्ता की तरह काम किया है। वहां पर उस वर्दी को शर्मिंदा किया है जिस वर्दी के अंदर आईपीएस ऑफिसर्स और सीनियर ऑफिसर्स वहां पर खड़े हुए थे। उसमें उतार दीजिएगा, वो वर्दी उतार दीजिएगा, भगवा चोला ओढ़कर राजनीति के अंदर आइएगा, लेकिन जब तक वो वर्दी है तो उसका सम्मान और इज्जत करते हुए जो ड्यूटी जिसकी कसम खाए है आपने कि हम देखेंगे नहीं कि कौन सी जात का क्या है करके, जहां पर भी लोगों के साथ नाइंसाफी, पुलिस की मौजूदगी के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है, तो हम तो ये सवाल करेंगे फडणवीस साहब, एकनाथ शिंदे साहब, बताइए, अजीत पवार साहब बताइएगा कि किसने पुलिस वालों के हाथ बांध के रखा था? या वो पुलिस वालों ने बताना चाहिए कि अब हम पुलिस की नौकरी नहीं करते हैं, हम जो है अब वो हमारे आकाओं की, हमारे राजनीतिक पार्टी के जो आकाएं हैं जो हमारा ट्रांसफर करते हैं उनको खुश करने के लिए हम काम करते हैं। हम अपनी वर्दी का एहतराम नहीं करते हैं, हम अपनी वर्दी के हिसाब से काम नहीं करते हैं।